आपको कैसे चू बनाया जा रहा है न्यूक्लियर डेंजर के नाम पर। यह वेस्ट का पुराना फॉर्मूला है, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन। और नोटिस करना, इंटरनेशनल मीडिया इजराइल में अलाउड है। इजराइल की माने तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत करीब है, 30 सालों से बहुत करीब है, मजाक नहीं कर रहा हूं। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon. They're very close. They're 6 months away from. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year. Iran will be capable of producing alone without importing anything. वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नई वीडियो में। तो ये बैकअप चैनल जैसा समझिए, इसको भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि ANI आंटी जो कर रही हैं हरकतें, उससे यूट्यूब पर काफ़ी क्रिएटर उनसे परेशान है। जी हाँ, कब किसका चैनल उड़ जाए, कब किससे स्ट्राइक मार करके पैसे मांग लिए जाएं, तमाम लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी लेवल पर हम कोई रिस्क लें। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ये बैकअप चैनल जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब करिए। दूसरा एक और बैकअप चैनल बनाएंगे, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो है ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, जंग जैसी स्थिति बोल लीजिए। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के माने तो ईरान ने जो हमला किया है वो बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने किस तरीके से इजराइल के ऊपर जो उसने हमला किया है, 24 लोगों की जो मौतें हुई हैं, वो कैसे दिखा रहा है वेस्टर्न मीडिया। और ईरान पर जो हमला हुआ, जो फ़लस्तीनियों पर हमला होता है, जो लेबनान में हुआ, ये तमाम ख़बरें वेस्टर्न मीडिया कैसे छुपाती है। BBC का भी नाम है इसके अंदर, कैसे वो उनका एक्सपोज हुआ है, कैसे इस बात को छुपा रहे हैं। और जानेंगे हकीकत है क्या, कौन कहाँ बैठा है, किसकी सबसे बड़ी गलती है, कौन हिपोक्रिट है, कितना बड़ा दोगला है, आज इस रिपोर्ट में। ये जो वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से बाहर आ गया है। एंड द अल्टीमेट लूजर ऑफ दिस वॉर इज नॉट इजराइल, इज नॉट ईरान, इट इज द वेस्ट। मिलिए इजराइल के राष्ट्रपति से, बहुत चिंतित हैं आजकल कि कैसे इजराइल के बच्चे, बुजुर्ग, जूस, मुस्लिम, इजरायली एंड पैलेस्टीनियन सबको टारगेट किया जा रहा है बाय द विकेड ईरान। और क्यों ईरान के इस आतंक को, उसके न्यूक्लियर थ्रेट को रोकने की दरकार। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सिविलियंस की मौत का जश्न नहीं मनाया जा रहा। सिविलियंस की मौत हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, इजराइल में हो, एवरीबडी हैज़ द राइट टू लिव। लेकिन सवाल सरकार पर है कि कैसे वो दूसरे मुल्कों पर हमला करने के बाद जब उसको पलट के जवाब दिया जाता है तो कैसे तिलमिलाने लगते हैं और अपने ही लोगों की जान जोखिम में डालने के बाद डांस करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि देखो दूसरा मुल्क हम पर हमले कर रहा है। और उनकी जो जनता है वो उनसे सवाल पूछने के बजाय कि तुम क्यों दूसरे मुल्कों में हमला करते हो, तुम क्यों उंगलीबाजी करते हो, वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की मौत का जश्न मनाया जा रहा है, बिल्कुल सिविलियंस की मौत नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में ये संवेदनशील मामला है, ऐसे मामलों में हम सबको अपने दिल और दिमाग को ऐसे रखना चाहिए कि मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन इजराइल की हिपोक्रेसी इस रिपोर्ट में ये भी दिखाएंगे कि कैसे जब वो गाज़ा पर हमले कर रहा था तो लोगों को दिखा रहा था, बोट पर बैठा बैठा करके, जब वो गाज़ा पर हमले कर रहा था, पूरा एक शो बनाया था उसने। वो भी आपके साथ इस रिपोर्ट में आएगा आगे सामने। लेकिन सिविलियंस की मौत का जश्न नहीं मनाया जा रहा। मासूम होते हैं, आम लोग होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते। वो जो दूसरे मुल्कों में हमला कर रहे हैं बिला वजह कह लीजिए या कोई बहाने से ही, वो क्यों कर रहे हैं, और फिर जब उन पर पलट के आती है तो इस पर सवाल वो क्यों नहीं पूछ रहे सरकार से। तो ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इसे भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किसी की मौत का जश्न नहीं मनाना है। इस भावुक पोस्ट को पढ़ के गाजा में पैलेस्टीनियंस भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तुम्हारा ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो ह्यूमैनिटी है, ये तब गब गायब हो गया था जब तुम्हारी सरकार हमें दिन, हमें रात और उसके बीच में हर घंटे में मार रही थी, हमारा कत्ल कर रही थी। ये है एलोन लेवी, फॉर्मर स्पोक्सपर्सन फॉर इजराइल। महीनों से इजराइल का गाजा जेनोसाइड को वो डिफेंड करते आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में ऊंची ऊंची बातें करते आए हैं कि सब लोग यहां हमास हैं, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, मरे तो मरे। आज इन्हें इजरायली सिविलियन कैजुअलिटीज खतरनाक लगने लगी है। इनको शौक लग रहा है कि सिविलियंस को कैसे टारगेट किया जा रहा है। पुलिस स्पोक्सपर्सन का रिएक्शन देखिए, ईरान ने कर कैसे ऐसे दिया, सिविलियंस के घरों पर आप बम कैसे गिरा सकते हो, यह तो इनकी कल्पना से भी परे है। या एक देश के लिए जो यही काम रोज करता आया है, महीनों से करता आया है, इतना शॉकिंग लगना चाहिए। भाई 20 महीनों से गाजा के सिविलियंस के ऊपर फूल तो तुम बरसा नहीं रहे थे, अब यहां तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम इतना आग बबूला और इतना शॉक्ड हो रहे हो। ये सब कुछ देखकर गाजा में भी 55,000 मरे हुए लोगों, उनकी आत्माएं भी सोच रही होंगी, आर यू कॉमेडी मी। और ये तो कॉमेडी की बस शुरुआत है।
दुनिया को अपना दुखड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए प्रसिद्ध आईडीएफ, जो वैसे तो कहता है वो दुश्मन को 1000 मील दूर से ही खत्म कर सकता है, एडिटर खिड़की से मिसाइल भी आ सकता है यहां, वो पावरफुल आईडीएफ फेक वीडियोस का सहारा लेकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल पर खतरा है, हमला तो इजराइल पर हो रहा है, विक्टिम इजराइल है, ईरान मेन विलेन है और वो बेचारा निहत्था विक्टिम ऑफ एग्रेशन है। भाई गजब फकीरी चल रही है। चलो मान लेते हैं, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मान लेते हैं, इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और इस राइट टू एग्जिस्ट एंड राइट टू डिफेंड इटसेल्फ के लिए आप सैकड़ों पैलेस्टीनियंस को मारना चाहते हो, मैं ये बात भी मान लेता हूं, हां, लेकिन एक बात बताओ, एक जनसंख्या को मारना क्या एंटरटेनमेंट हो सकता है? इज जेनोसाइड फन? आपने बोट टूर्स अलाउ किए हैं, जो जाकर समुंदर से देख रहे हैं कि गाजा को किस तरीके से निस्तो नाबूद किया जा रहा है। यह डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड चल रहा है क्या? और यह मौत का मंजर देखकर लोग खुश हो रहे हैं। भाई मौत को इंजॉय करना तो नाजी रजीम ने भी इतना नहीं किया होगा। अब इजराइल कहेगी नहीं नहीं, ये बोट टूर्स हमने नहीं कराए हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, हम इस बात को इंडोर्स नहीं करते हैं। अच्छा, यहां भी आप इतने हेल्पलेस हो कि ये बोट टूर जा रहे हैं, मीडिया इसे कवर कर रही है, लेकिन आप कुछ ना कर पाए। आय हाय हाय, यू आर सो इनोसेंट। ठीक है, यू हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, लेकिन मरते हुए पैलेस्टीनियंस का सोशल मीडिया पे इस तरीके से भद्दा मजाक बनाना क्या आपको मजबूत करता है? ये कैसा जंग आप लड़ रहे हो? ये कैसा मौत का नंगा नाच आप नाच रहे हो? और आज 2 मिसाइल आपके ऊपर गिर गए तो आगे पीछे सब गीली हो गई। अब आप इस बात को ट्रेजी कॉमेडी कह लो, लेकिन यूएन के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्कर्स 2024 में मारे गए, 126 से ज्यादा तो गाजा में मारे गए। और इस बात का क्लियर रिकॉर्ड है कि इजराइल ने कैसे यूएन वर्कर्स को चुन चुन कर मारा भी है। यूएन की एक ना सुनी, यूएन बस कड़ी निंदा करते रह गया। लेकिन अब ईरान के 2 बम आपके ऊपर गिर गए हैं, 24 लोग मारे गए हैं। इजराइल को नानी नहीं, इजराइल को यूएन की याद आ रही है। कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल वेयर आर यू, कह रहा है यूएन, चीख चीख कर पूछा जा रहा है वेयर आर यू ऑन सोशल मीडिया। ऊपर से मानो आवाज आ रही हो कि यार तुम लोग ने तो हमको परमानेंट छुट्टी कर दी, ऊपर भेज दिया, अब हम तुम्हें बचाने के लिए कहां से आ सकते हैं? थोड़े दिनों में 2 साल हो जाएंगे गाजा जेनोसाइड शुरू हुए, लेकिन टीवी पर कितनी बार आपने पैलेस्टीनियंस को देखा होगा अपना दुख दर्द शेयर करते हुए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मीडिया उन पर फोकस कर रहा है। देखिए ना, ये लोग गोदी ही मीडिया वाले, ये लोग इजराइल चले जाते हैं, वेस्टर्न मीडिया वाले कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों से मिलने, फ़लस्तीनियों के हालात जानने, वहाँ क्या भूख और क्या प्यास की शिद्दत है, वहाँ लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, कोई मीडिया नहीं जा रहा वहाँ। ये जो खबरें आपके व्हाट्सएप में आ जाती हैं ना, ये वो लोग भेजते हैं जो ट्विटर पर इंडिपेंडेंट हैं, जिनको कहीं से इंटरनेट मिल जाता है तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन नहीं कर पा रहा। ये इंडिपेंडेंट कुछ लोग हैं जो पहुँचा भी देते हैं, एक्स पर अपलोड करके, फेसबुक पर अपलोड करके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेके। नेशनल मीडिया हो, वेस्ट मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, कोई नहीं जा रहा वहाँ, लेकिन इजराइल के अंदर आराम से जाया जाता है, सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ हमला हो जाए तो ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन पिछले 3 दिनों में आप देखोगे सारे वेस्टर्न नेटवर्क्स में यही स्टोरी चल रहा है कि कैसे तेल अवीव में डर का माहौल है, कैसे लोग शेल्टर में अपनी रातें बिता रहे हैं। अरे कितनी नाइंसाफी हो रही है इजराइल के साथ। ईरान से जो कुछ गिने चुने गेस्ट आते भी हैं टीवी पर, उन्हें ग्रिल किया जा रहा है कि भाई बताओ, हमें बताओ, पूरे दुनिया को बताओ, वर्ल्ड वांट्स टू नो कि कब ईरान निगोशिएटिंग टेबल पर आएगा, न्यूक्लियर डील साइन करेगा और यह युद्ध बंद होगा। ईरान तो निगोशिएटिंग टेबल पर था, लेकिन फिर यूएस और इजराइल ने सोचा आओ आज कुछ तूफानी करते हैं। अब हो सकता है उन्हें कुछ पता चल गया हो कि ईरान बस न्यूक्लियर बनने ही वाला है, उसके बाद क्रिटिकल मास होने ही वाला है, और टॉक्स के बीच में उन्होंने धावा बोल दिया। और ये कि दुनिया में जूस के प्रति नफरत बढ़ रहा है, पता नहीं इन लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि नफरत बढ़ रहा है। ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ी हुई है, उसके पीछे ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन है, वो कोर मुद्दा है। अब चलो मान लेते हैं कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब से खतरा लगता है। आफ्टर ऑल इजराइल एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, हां, और ईरान कैसे हो सकता है रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर? आपको क्या लगता है इन दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किसने साइन किया है? एटमॉस्फेरिक टेस्ट बैन ट्रीटी का पालन किसने किया है? आईए इंस्पेक्शंस किसके देश में हुए हैं? पूरी की पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कौन से देश ने चुराई है? और यूएस के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल का प्रयोग किसने किया है?
इन सारी चीजों का अगर आप जवाब ढूंढेंगे, डिटेल में बैठेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है और कौन नहीं। और फिर सवाल आता है कि अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता? अब ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं छोड़ दो, इतने मैथ्स में नहीं घुसते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए इसी सवाल को लेकर आपके ऊपर क्या गेम खेला जा रहा है, आपको कैसे चू बनाया जा रहा है न्यूक्लियर डेंजर के नाम पर। इजराइल की माने तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के बहुत करीब है, 30 सालों से बहुत करीब है, मजाक नहीं कर रहा हूं। एडिटर रोल द बाइट। Take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. The terrorist states of Iran and Iraq acquire nuclear weapons. भैया कब से ये नैरेटिव चल रहा है कि ईरान बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है, कुछ ही महीने रह गए हैं, कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, ये तमाम नैरेटिव चल रहा है कब से? And this, I think, has been a wake-up call from hell. It is telling us, you have the power now to act. ये ईरान ऑलमोस्ट हैज अ बॉम्ब वाली बात इतनी पुरानी हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर अब बीबीसी जैसे, बीबीसी विशाल ग्लोबल इंपार्शियल पब्लिकेशंस को फैक्ट चेक किया जा रहा है। कितने शर्म की बात है बीबीसी के लिए। वो बीबीसी जिसे अपनी रेप्यूटेशन से ज्यादा और कुछ ज्यादा प्यारी नहीं है, आज इजराइल के गोदी में जाकर बैठ गई है। सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग ने हाल ही में 1 साल लंबा बीबीसी की कवरेज को स्टडी किया। ये इजराइल्स वॉर ऑन गाजा को स्टडी किया, किस तरीके से इस वॉर को कवर किया है बीबीसी ने, और उन्हें एक पैटर्न दिखा बायस का, डबल स्टैंडर्ड का, साइलेंसिंग ऑफ पैलेस्टीनियन वॉइसेस का। 34 एक्स पैलेस्टीनियन मौतें हुई हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च में यह पाया कि इजराइल जो फिटैलिटीज हैं उन्हें 33 एक्स मोर कवरेज मिलता है वर्सेस अ पैलेस्टीनियन डेथ। यह है वैल्यू ऑफ लाइफ। ये मतलब अगर इजराइल में कोई मरे तो 33 मरतबा मीडिया उसको कवर करेगा, लेकिन अगर फ़लस्तीन में कोई मरे, मतलब 30 लोग मरे जब, तब एक आध बार कवर कर लेगा। है वेस्ट की हिपोक्रेसी। ये इंटरनेशनल गोदी मीडिया आज तबाह हुए इजरायली घर इस तरीके से दिखाते हैं जैसे आहा, इजराइल ने तो ये काम किया ही नहीं कभी, ये काम गाजा में भी नहीं किया है, ये काम लेबनान भी नहीं किया है, सिर्फ इजराइल के साथ इतना बुरा हो रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि यही इंटरनेशनल मीडिया बड़े गर्व के साथ हमें यह दिखाती है कि कैसे 1000 प्लस किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरानी जनरल्स और साइंटिस्ट को उनके घर में नहीं, उनके बेडरूम में घुसकर मारा है प्रिसिशन स्ट्राइक प्रो मैक्स। तो फिर सवाल यह आता है कि गाजा को पूरी तरीके से जब आप समतल कर रहे थे, पूरे देश को तबाह कर रहे थे, तब ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स कहां चले गए आपके? हमास का क्या आपको सच्ची में एकदम पता नहीं था, या फिर मस्ती में मजे में आपको जेनोसाइड करना था? आपने कर दिया हमास का नाम लेकर। प्रिसिशन स्ट्राइक्स एबिलिटी थी आपके पास, लेकिन आपको प्रिसिशन स्ट्राइक करना नहीं था, करना आपको जेनोसाइड था। और नोटिस करना, इंटरनेशनल मीडिया इजराइल में अलाउड है क्योंकि वहां तो ईरान बम गिरा रहा है ना, वहां तो वो विक्टिम है, मिसाइल्स गिर रहे हैं, लेकिन वही गाजा में इंटरनेशनल मीडिया अलाउड नहीं है। ये वेस्ट का पुराना फॉर्मूला है, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, उसका खतरा दिखा दो और फिर असली काम करो, सत्ता पलट करने का। 2003 इराक, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इन्वेड। 2011 गद्दाफी को हटाना होगा, रीजनल स्टेबिलिटी का मामला है, हमला। 2013 सीरिया, असाद केमिकल वेपन्स बस इस्तेमाल करने ही वाला है, अटैक। उसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन का ये अब झुंझुना बजाया जा रहा है ईरान का सत्ता पलट करने के लिए। ये कितना सही है, ये कितना गलत है, मैं आप पर छोड़ देता हूं। मीडिया जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे विलन। किसी ने सही ही कहा था, और जो स्थिति अभी हो रही है ना, उसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं या जिसके हम विरोध हैं, कौन लोग हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसे समझना पड़ेगा और लोगों को जागना पड़ेगा। लोगों की मौतों पर डांस करना, मीम बनाना है, रील बनाना, इन सब बनाने के बजाय हमें जेन्युइन सवाल पूछने पड़ेंगे, क्योंकि यहूदी भी इंसान है। मैंने अभी कल ही पोस्ट देखा था वॉइस ऑफ राबाई का, उन्होंने तो सीधा कहा इजरायली यहूदी नहीं है। जी हाँ, इजरायली का यहूदी से कोई लेना देना नहीं है, और ज़ायनिज़्म का जूडियज़म से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, ये ट्विटर पेज कह रहा था वॉइस ऑफ राबाइस का। उन्होंने खुल करके ये बात कही है। वॉइस ऑफ राबाइस मतलब जो राबाई होते हैं वो वहाँ के जो आलिम हैं, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, धार्मिक जो ग्रंथ जानते हैं, उनका ये कहना है कि इजरायली यहूदी नहीं है और ज़ायनिज़्म जूडिज़म नहीं है।
तो आप समझ जाइए कि उनका कहने का क्या मकसद है। तो वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, इसराइलियों के खिलाफ खड़े हैं, वहाँ रहने के बावजूद भी। अमेरिका में भी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जूइश लोग हैं जो इसराइल का सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हर मुल्क में अनभक्त होते हैं, बिना सोचे समझे पेड, सरकारी पेड जिनको पाला जाता है सरकार के द्वारा, वैसे लोग होते हैं। आपको एक जगह 100, 50, 100, 150 लोग खड़े हो जाते हुए दिखे होंगे, 200, 300 लोग दिख जाते होंगे, आपको लगता होगा सारे लोग वैसे ही हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे भी लोग हैं जो इजराइल का खुल के विरोध करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। वेस्टर्न गोदी मीडिया का जो एक्सपोज करना था वो कर दिया, जो वेस्टर्न नैरेटिव था वो कर दिया। इजराइल किस तरीके से इस काम को अंजाम देता है, लगातार दूसरे मुल्कों के बारे में फर्जी नैरेटिव, फर्जी खबरें फैलाता है, फिर मीडिया को पीछे लगाता है, 24 घंटे उसके हित में बात होती है, जिसके विरोध इजराइल होता है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलने लगता है। तो ये मीडिया का बड़ा रोल है जो वो अदा कर रहा है। तो खैर, बड़ा सोच समझ करके इस दौर में चीज़ों को देखने का नज़रिया हमें इंसानियत के नज़रिए से देखना होगा और सरकार को जिम्मेदार ठहराना होगा, और जो आम पब्लिक है उसके लिए अपने दिल में ख्याल ही रहना होगा, वो भी इंसान है, दूसरे धर्म के होंगे तो क्या हुआ, वो भी मासूम है, वो भी इंसान है। लेकिन जो सरकारी पले हुए लोग होते हैं ना, उनके विरोध में बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग नैरेटिव फैलाते हैं आम लोगों के जहन में जहर और बुराइयां, और ये हर कम्युनिटी के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए हम सबको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी भी खबर को शेयर करने से पहले, किसी भी बात पर जश्न मनाने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मरते हैं तो ऐसी जंग की स्थिति में मासूम ही मरते हैं, और इनकी मौतों पर लोग अपनी सरकारें बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।